आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अब एक साथ 3 दुश्मनों से भारत की लड़ाई, आर पार की जंग, ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन। अमेरिका के दबाव में फिर नहीं झुका भारत, रूस से तेल खरीदना रहेगा जारी। पुतिन की दो टूक, बोले यूक्रेन के साथ शांति वार्ता जारी रहेगी। गाजा में इजराइल ने 6 देशों के साथ मिलकर पहुंचाई राहत सामग्री, आईडीएफ ने भुखमरी के आरोपों को नकारा। ईरान और अमेरिका के बीच दोस्ती करा रही है पाकिस्तानी सेना, फील्ड मार्शल मुनीर के किसिंजर प्लान से भारत की बढ़ेगी टेंशन। पूर्व रूसी राष्ट्रपति की धमकी के बाद ट्रंप का आया ये फैसला। बांग्लादेश की राजनीति में नया मोड़, पूर्व सीएम शेख हसीना को अपदस्थ कराने वाला छात्र नेता गिरफ्तार। राम कपूर से लेकर मलिका शेरावत तक इन 7 सेलेब्स ने ठुकराया सलमान खान के बिग बॉस 19 का ऑफर। शूटिंग मम्मी ड्यूटी, पति पत्नी और पंगा से पहले बेहाल है देबीना। और जसप्रीत बुमराह एशिया कप से भी बाहर होंगी, गौतम गंभीर अजीत अगरकर के सामने ये बड़ी चुनौती। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी, शायद ही वो कभी इसे भूल पाएगा। इस जंग के बाद भारत कूटनीतिक मोर्चे भी बेहद एक्टिव नजर आ रहा है। यही वजह है कि भारत ने SCO समिट यानी शंघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक में तुर्की और अजरबैजान की उपस्थिति पर आपत्ति जता दी है। यह बैठक चीन के तियानजिन शहर में होने वाली है। भारत ने बैठक से पहले ही SCO में डायलॉग पार्टनर्स तुर्की और अजरबैजान की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे को चीन के सामने भी उठाया गया है। ET को विश्वसनीय जानकारी मिली है कि SCO शिखर सम्मेलन से पहले भारत ने मेजबान चीन को अपनी आपत्तियों से अवगत करा दिया है। चूंकि SCO आम सहमति से काम करता है, इसलिए किसी एक सदस्य की ओर से किसी मुद्दे पर आपत्ति निर्णायक कारक हो सकती है। भारत को तुर्की और अजरबैजान के पाकिस्तान के साथ संबंधों पर आपत्ति है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। भारत ने इस बारे में चीन से बात की। ET को विश्वसनीय जानकारी मिली है कि SCO शिखर सम्मेलन से पहले भारत ने मेजबान चीन को अपनी आपत्तियों से अवगत करा दिया है। चूंकि SCO आम सहमति से काम करता है, इसलिए किसी भी सदस्य की ओर से इस मुद्दे को निर्णायक माना जा सकता है। वैश्विक मंच में भारत की कूटनीति एक बार फिर चर्चा में है। अमेरिका के बार-बार दबाव बनाने के बावजूद भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखने का फैसला लिया है। यह कदम न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की रणनीति को दर्शाता है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र और संतुलन विदेश नीति का भी परिचायक है। हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाटो महासचिव मार्क रूट ने भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को रूस से तेल खरीदने के खिलाफ चेतावनी दी थी। ट्रंप ने 25% टैरिफ और रूसी तेल खरीदने पर अतिरिक्त जुर्माने की घोषणा तक कर दी। फिर भी भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी ऊर्जा नीति को राष्ट्रीय हितों और बाजार की ताकतों के आधार पर तय करेगा और किसी बाहरी दबाव में नहीं आएगा। बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और उसकी ऊर्जा जरूरतें विशाल है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसके चलते रूसी तेल की कीमतें वैश्विक बाजार में कम हो गई। तब भारत ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया। मई 2025 में भारत ने रूस से 1.96 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया, जो उसके कुल तेल आयात का 38% से अधिक का था। इससे भारत ने न केवल अरबों डॉलर की बचत की, बल्कि घरेलू स्तर पर महंगाई को नियंत्रण करने में मदद मिली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन इस समय युद्ध का रुख रूस के पक्ष में है। इसलिए निकट भविष्य में रूसी सेना युद्ध पर अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं करेगी। पुतिन का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए रूस को 8 अगस्त तक का समय दे रखा है। ट्रंप की समय सीमा का उल्लेख न करते हुए पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ हाल के दिनों में 3
तीन दौर की वार्ता सकारात्मक रही है और इसके भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है। पुतिन ने कहा, रूस ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल और सैनिक का उत्पादन कर दिया है और साल के अंत तक इसे बेलारूस में भी तैनात कर दिया जाएगा। रूस इस मिसाइल का परीक्षण यूक्रेन पर नवंबर 2025 में हमले में कर चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने शुक्रवार को गाजा पट्टी में हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाई। यह अभियान संयुक्त रूप से 6 देशों यानी संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलाकर किया गया। आईडीएफ के अनुसार दक्षिण और उत्तर गाजा के निवासियों के लिए भोजन से भरे 126 पैकेट गिराए गए। पहली बार ऐसा हुआ कि 3 यूरोपीय देशों ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने गाजा में जानबूझकर भुखमरी फैलाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह एक झूठा और सुनियोजित अभियान है जो आईडीएफ को युद्ध अपराधी साबित करने की कोशिश कर रहा है। जमीर ने दोहराया कि गाजा की पीड़ा के लिए हमास जिम्मेदार है और आईडीएफ पूरी नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत काम कर रही है। जमीर ने कहा कि यदि बंधकों की रिहाई पर कोई आंशिक समझौता नहीं होता तो सेना का अभियान बिना रुके जारी रहेगा। उन्होंने संकेत दिया कि आगे आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि इस पर कोई डील बनती है या नहीं। इस बीच आईडीएफ ने स्पष्ट किया है कि वह हिजबुल्लाह पर लक्षित हमले भी जारी रखेगी, चाहे नवंबर 2024 की संघर्ष विराम संधि लागू हो। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के व्हाइट हाउस में लंच करने के बाद से एक्शन में है। पाकिस्तान लगातार भारत के साथ जंग रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग कर रहा है। वहीं ट्रंप ने भी कम टैरिफ के साथ पाकिस्तान संग ट्रेड डील करके एक तरह से जनरल मुनीर को खुशामद का तोहफा दिया है। अब पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी ईरान और अमेरिका के बीच दोस्ती कराने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि ट्रंप से इशारा मिलने के बाद पाकिस्तान ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को न्योता दिया और इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि वह अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम कराने में मदद करेगा। पाकिस्तान इसे हेनरी किसिंजर के ऐतिहासिक घटनाक्रम को दोहराने के मौके के रूप में ले रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान हमारा करीबी मित्र और भाईचारे वाला पड़ोसी देश है। हम तनाव को कम करने और समस्या के राजनयिक हल के प्रयास में सकारात्मक योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं और इस भूमिका को जारी रखेंगे। उनका यह बयान ईरानी राष्ट्रपति की 2 दिन की पाकिस्तान यात्रा के ठीक पहले आया है। पाकिस्तान पर्दे के पीछे से ईरान और अमेरिका के बीच दोस्ती कराने की कोशिश कर रहा है और दोनों के बीच बातचीत करा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की ओर से बेहद उकसाने वाली टिप्पणियों के बाद 2 परमाणु पनडुब्बियों को सही जगह पर तैनात करने का आदेश दिया है। मेदवेदेव ने हाल ही में अमेरिका के खिलाफ टिप्पणी की थी। ये ट्रंप के उस अल्टीमेटम के जवाब में था जिसमें उन्होंने रूस से यूक्रेन में युद्ध विराम की मांग की थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस ने ऐसा नहीं किया तो उसे और कड़े प्रतिबंध झेलने होंगे। ट्रंप ने कहा, मैंने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि हो सकता है कि यह मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ बयान सिर्फ बातें भर ना हो। शब्दों की अहमियत होती है और कई बार इनके अंजाम अनचाहे हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिकी नौसेना की ये पनडुब्बियां कहां भेजी गई है। सैन्य गोपनीयता की वजह से ऐसा नहीं किया जाता। रूस और अमेरिका दुनिया के 2 सबसे बड़े परमाणु हथियार संपन्न देश हैं और दोनों के पास परमाणु पनडुब्बियों का विशाल बेड़ा है। बांग्लादेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। 5 अगस्त 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदस्थ कराने में अहम रोल निभाने वाला छात्र नेता एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश पुलिस ने हसीना के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले छात्र नेता आलम अपू को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी ऐसे वक्त हुई है जब शेख हसीना की सरकार गिरने को 1 साल होने में 2 दिन बाकी है। बांग्लादेश पुलिस ने बताया कि आलम अपू को
वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले में उसके 5 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी SAD के 2 प्रमुख नेता भी शामिल है। हालांकि आलम अपू की गिरफ्तारी इन नेताओं की गिरफ्तारी के करीब 1 हफ्ते बाद हुई। SAD ने पिछले साल उस जन आंदोलन की अगुवाई की थी जिसने अंततः 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। पुलिस के संयुक्त आयुक्त मोहम्मद नसीरुल इस्लाम ने कहा, हमारी डिटेक्टिव ब्रांच ने जाने आलम अपू को ढाका के वारी इलाके से गिरफ्तार किया है। अपू इस वसूली केस में गिरफ्तार किया गया 6ठा आरोपी है। 26 जुलाई को पुलिस ने 5 छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया था, जिसमें SAD के नेता इब्राहिम हुसैन मुन्ना और अब्दुल रज्जाक रियाद शामिल थे, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। इस गिरफ्तारी के बाद SAD ने तत्काल इन नेताओं को संगठन से निष्कासित कर दिया और केंद्रीय समिति को छोड़कर अपने सभी इकाइयों को भंग कर दिया। मुन्ना SAD के ढाका शहर संयोजक थे, जबकि रियाद SAD के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कमेटी के संयोजक थे। सलमान खान के शो बिग बॉस 19 को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है। इस रियलिटी शो का एक नया सीजन 24 अगस्त 2025 से शुरू होने वाला है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक कंटेस्टेंट्स की फाइनल लिस्ट सामने नहीं आई है। रियलिटी शो बिग बॉस नए सीजन के साथ टीवी पर वापस लौट रहा है। हाल ही में मेकर्स ने 19वें सीजन टीजर रिलीज किया, जिसने फैंस के एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया। इस बीच हम आपको कुछ नाम बताते हैं जिन्होंने बिग बॉस 19 के ऑफर को मना कर दिया। अपने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में आए राम कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह कभी भी इस रियलिटी शो का हिस्सा नहीं बनेंगे, भले ही उन्हें इसके लिए 20 करोड़ रुपए ही क्यों ना ऑफर किए जाए। कुछ दिनों पहले चर्चा में रही बोल्ड अदाकारा मलिका शेरावत बिग बॉस 19 का हिस्सा बनने जा रही है, लेकिन उन्होंने इंस्टा स्टोरी के जरिए सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया। उन्होंने लिखा, सभी अफवाहों पर ब्रेक लगाते हुए मैं बिग बॉस नहीं कर रही हूं और कभी नहीं करूंगी, धन्यवाद। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा का भी नाम बिग बॉस 19 के संभावित कंटेस्टेंट में शामिल था, खासकर द ट्रेडर्स में उनकी भागीदारी के बाद। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार राज कुंद्रा सलमान खान के शो में हिस्सा नहीं ले रहे। पूर्व पायलट से यूट्यूबर बने गौरव तनेजा को कथित तौर पर बिग बॉस 19 के लिए संपर्क किया गया था। हालांकि अपने लेटेस्ट ब्लॉग में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह इस शो का हिस्सा नहीं है। पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर जन्नत जुबैर को भी कथित तौर पर बिग बॉस 19 में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्रोच किया गया था। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया है। अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने हाल ही में एक शो में भाग लिया था, लेकिन उन्होंने बिग बॉस 19 का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि फिलहाल वह मेंटली इसके लिए तैयार नहीं है। पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पूरब झा ने भी कथित तौर पर बिग बॉस 19 का ऑफर ठुकरा दिया है। हालांकि उन्होंने प्राइम वीडियो के द ट्रेडर्स में अच्छी परफॉर्मेंस की थी। टीवी के पॉपुलर कपल देवीना बैनर्जी और गुरमीत चौधरी जल्द ही नए कपल रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आएंगे। इस बीच देवीना ने अपनी जिंदगी की एक झलक सोशल मीडिया पर साझा की। देवीना ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की और बताया कि उनकी जिंदगी इन दिनों शूटिंग, मम्मी की ड्यूटी और काम के बीच फंसी है। उन्होंने लिखा, आजकल मेरी जिंदगी शूटिंग, नींद की कमी, माँ के फर्ज, तैयार होना और काम पर जाना जैसी चीजों से भरी हुई है। थकी हुई, हाँ, लेकिन उत्साहित हूँ और आभारी भी हूँ। देवीना और गुरमीत की शादी 2011 में हुई थी, लेकिन कपल 2021 में दोबारा शादी के बंधन में बंधे थे। उनकी पहली बेटी अप्रैल 2022 में और दूसरी बेटी नवंबर 2022 में पैदा हुई। देवीना ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि इस शो में हिस्सा लेने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें रोजाना गुरमीत के साथ काम करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, गुरमीत इस समय टीवी से दूर हैं, इसलिए कम से कम इस शो के जरिए हम साथ काम कर रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं। गुरमीत और देवीना को सबसे ज्यादा पहचान 2009 के टीवी शो रामायण में राम और सीता के किरदार से मिली। इसके बाद गुरमीत ने कई टीवी शो और रियलिटी शो में काम किया, जैसे गीत हुई, सबसे पराई, पुनर्विवाह, झलक दिखला जा, नच बलिए से और फेयर फैक्टर, खतरे के खिलाड़ी सीजन 5। भारतीय
भारतीय टीम के धुरंधर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले की प्लेइंग 11 में नहीं चुनने के बाद रिलीज कर दिया गया है। उन्होंने 5 मैचों की सीरीज में 3 मैच खेले, जबकि इसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में काफी तीखे सवाल किए गए। इस मामले को लेकर भारतीय टीम का हर सदस्य काफी सजग होता है और बड़ी चतुराई से जवाब देता है। उन्होंने सीरीज में शुभमन गिल की कप्तान में 3 मैचों में 14 विकेट झटके और पूरी सीरीज नहीं खेलने की वजह से ही उन्हें कप्तानी से हाथ धोना पड़ा था। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। बुमराह को मैनचेस्टर टेस्ट में एक पारी में 100 से अधिक रन पड़े थे, जबकि उनकी स्पीड 140 से कम ही रही थी। ऐसे में अब सवाल ये है कि सितंबर में शेड्यूल एशिया कप 2025 से भी जसप्रीत बुमराह बाहर होंगे क्या, जो T20 फॉर्मेट में खेला जाना है। दरअसल अब भारतीय टीम के लिए एशिया कप ही अगला असाइनमेंट है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज टल चुकी है। उस विंडो में श्रीलंका ने भारत के साथ सीरीज खेलने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शायद इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो बुमराह एशिया कप में खेल सकते हैं, क्योंकि यह T20 फॉर्मेट में खेला जाना है, तो उनके ऊपर वर्कलोड का आर्थिक दबाव नहीं होगा। दूसरी ओर इस टूर्नामेंट के बाद भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज है, जो भारतीय मैदानों पर ही होनी है। अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को तय करना होगा कि क्या उस टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह की जरूरत है या नहीं। माना जा रहा है कि अगर एशिया कप में जसप्रीत बुमराह खेलने का फैसला करते हैं तो विंडीज से टेस्ट सीरीज में बाहर रह सकते हैं।